स्टूडेंट्स, आइए आज यूपी बोर्ड क्लास 12 का अंसाल पेपर हल करना शुरू करते हैं इंग्लिश का। इस जैसा कि आप लोगों के पास अग्रवाल कंपनी का अंसाल पेपर होगा, तो कोचिंग में हम सजेस्ट किए थे लेने के लिए, तो क्योंकि ये सबसे बेस्ट अंसाल पेपर है। मैं किसी का अंसाल पेपर का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये बेस्ट है क्योंकि इसमें कोई सेट छोड़ा नहीं रहता, तो इसी से हल कराएंगे। बाकी आपके पास दूसरे कंपनी का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेट मिला लीजिए कि 2012 का सेट नंबर 1 जो है HKEL, उसमें कैच नंबर है, संकेतांक नंबर है, वही होगा, तो वही हल कराने जा रहे हैं। बाकी आपके पास अंसाल नहीं है तो डायरेक्ट आप वीडियो देखेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर आपको सब कुछ तब भी मिल जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा जो नहीं आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हम 2020 का काफ़ी पेपर जो है अपलोड कर चुके थे एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद ही, आप उसको भी देख सकते हैं सर्च करके। अब 2012 से हम यहाँ अब पूरा 20 तक फिर से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सेट है 2012 का HKEL। तो देखिए, पहले आप जान लीजिए कि ओनली पेपर लिखा गया है क्लास 12 इंग्लिश। ओनली पेपर मतलब केवल प्रश्न पत्र, यानी एक ही प्रश्न पत्र आपका आएगा, केवल एक पेपर आएगा, उसमें किताब का ग्रामर सब कुछ रहेगा। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। इंस्ट्रक्शन में बताया गया 15 मिनट आपको अलॉटेड मतलब सौंपा गया फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। फिर आपको नोट बताया गया कि पेपर डिवाइडेड सेक्शन A B 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा और सभी सेक्शन कंपलसरी हैं और सबके सामने मार्क जो है दिए गए हैं। देखिए, सेक्शन A किताब से रिलेटेड है, हम किताब की भी चर्चा करते जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कौन सा कहाँ से आया है। ठीक, थोड़ा जान लोगे तो सही रहेगा, तो फिर उसके बाद तुरंत ग्रामर। तो पहले में देखिए, एक्चुअली इन आवर कंट्री, एक बात ये भी ध्यान दीजिए, कुछ मतलब कि ऐसे भी इसमें है सिलेबस जो अब 30% कोरोना के नाते लेस हो गया है, तो जिसके बारे में हम आपको वीडियो बनाए थे और PDF भी शेयर किए थे, तो वो जो है आपको नहीं पढ़ना है। इसमें दे दिया पुराना पेपर है तो उससे नहीं मतलब है। क्लियर, आप जानते रहो, उसको नहीं पढ़ना है, जो दिया गया वही इतना पढ़ना है। एक्चुअली इन आवर कंट्री, ये आपके सिलेबस में है, बिल्कुल है। तो ये कहाँ से लिया गया है आपको बताना पड़ेगा। तो वोमेन्स एजुकेशन, और इसके लेखक कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इतना आप कम से कम जानते रहोगे तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन लिखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अक्सर यही बच्चे भूल जाते हैं कि किस पार्ट से लिया गया है, कौन इसके लेखक हैं। तो ये आप कम से कम हर पार्ट, जो कोई भी अंसाल पेपर का कोई भी सेट खोलो तो कम से कम इतना देखो ये कहाँ से लिया गया है, कौन इसके राइटर हैं, कहीं हमको आता है कि भूल तो नहीं गए हैं। तो चलिए, इतना हो गया है। बाकी आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसकी वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड किए हैं, बाकी और भी चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट में देखिएगा। अब देखिए, दूसरा है दे वेयर पुअर पीपुल। तो ये कहाँ से लिया गया है? ए गर्ल विद ए बास्केट। ठीक है, इसका पूरा, इसके लेखक हैं विलियम C. डगलस। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन इसका सब कुछ अपलोड है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो है I.M. जॉन्स हर्ट से लिया गया है, तो इसको आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। ठीक है, J.D. रैटक्लिफ इसके लेखक हैं। देखिए, परीक्षा में आपको 3 में से एक ही करना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 3 में से किसी एक को ही आपको करना पड़ेगा, तो 3 में से कोई एक आप कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। तो दूसरा क्वेश्चन जो है 4 नंबर का देखिए रहेगा, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से आपको एक ही करना पड़ेगा। तो आप पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन इज द सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। जेम्स एलन के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य का क्या रहस्य है। ठीक है, सीक्रेट ऑफ हेल्थ से लिएगा, अच्छे स्वास्थ्य का क्या रहस्य है। तो इसके बारे में सब क्वेश्चन हम आंसर जो है अपलोड किए हैं, और आप जो है फिर नहीं जो अपलोड है मिल जाएगा आपको। ठीक है, नोट्स आपको कोचिंग में पढ़ाया गया है, उसी से सब कुछ है। तो आप देखिए, अर्थ बता दे रहा हूँ, अच्छे स्वास्थ्य का क्या रहस्य, हमारा स्वास्थ्य अच्छा कैसे रह सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। सीक्रेट ऑफ हेल्थ से है ना, ये आपको सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में परेशान ना हो। क्लियर, इस वर्ष ये नहीं पूछा जाएगा, तो छोड़ दो इसको। हु इज़ मोर लाइकली टू हैव ए हाइयर ब्लड प्रेशर, ये भी जो है फॉर ए लीन, और ये भी आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये J.D. रैटक्लिफ का पार्ट है, I.M. जॉन्स हर्ट। क्लियर, नॉट इन सिलेबस, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, मतलब जान लीजिए इसको, इसके बारे में टेंशन आपको नहीं लेना है। तो अगला है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। व्हाट डिड द राइटर डू, लेखक ने क्या किया टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र के लोगों की भावना को जानने के लिए। पल्स ऑफ द नेशन माने होता है भावना को समझना, व्यवहार को समझना। राष्ट्र के लोगों के व्यवहार को समझने के लिए लेखक ने क्या किया था, तो लेखक ने क्या किया था, तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, अपलोड है। तो इसमें हम बताए थे आपको कि वो लोगों से बातचीत कर रहा था। ठीक है, सरकारी दृष्टिकोण के हिसाब से उनकी राय को चेक कर रहा था, सरकार के प्रति क्या है उनकी राय। तो ये सब मतलब वो किया था, इंग्लिश जानने वाले लोगों से बातचीत किया था। क्लियर,
तो ये आपका गर्ल विद द बास्केट से पार्ट है इंपॉर्टेंट। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। इसमें जो है चार नंबर का आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और एक भी नंबर नहीं कटेगा। ऑप्शन केवल ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक। तो आप लोग घर से करके लाए होंगे तो उसको मिला लीजिए, जो नहीं कर पाए हैं तो जान लीजिए। तो आई फ्लिक्ड हिम के साथ क्या भरा जाएगा, बैक ऑफ ऑन इनटू, क्या भरा जाएगा, ऑफ, बिल्कुल सही आंसर, ऑफ इसमें भरा जाएगा। और मैं उसे फ्लिक ऑफ माने झटक कर उड़ा देना, क्लियर। तो आप भर दोगे तो आपको एक नंबर क्लियर हो जाएगा। दूसरा है आवर कल्चरल ट्रेडिशन विल ऑफ इंडिया, हमारे भारत की सांस्कृतिक परंपरा, बिल क्या भरा जाएगा, नेवर भरा जाएगा, ठीक है। तो तत्काल आपको याद हो जाएगा। इस तरह से आप इसका अर्थ भी जानिए, रटिए मत, समझिए, केवल अर्थ समझिए, ऑप्शन बार बार पढ़ेंगे आगे जाएगा। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड क्या भरा जाएगा, रेस्ट्रेंट, वेरी गुड, सही आंसर निकल के आ रहा है। रेस्ट्रेंट भरा जाएगा, रेस्ट्रेंट माइनस नियंत्रित व्यवहार वाली, समाज को रिक्वायर्ड्स आवश्यकता है डिसिप्लिन एंड माइंड, डिसिप्लिन अनुशासित मस्तिष्क वाली और नियंत्रित व्यवहार वाली महिलाओं की क्या है, आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड तो क्या भरा जाएगा, रिंग, सही ऑप्शन केवल बता दिया जा रहा है, फालतू समय नहीं वेस्ट करना है। रिंग मान एनी हर्ट माने किसी का हृदय परिवर्तित करना, द्रवित करना। वैसे सर में प्रार्थना की और गिड़ा कर कही कि किसी का भी दिल पसीज सकता था। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन तक समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस कोर्स है, क्लियर। ये इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए परेशान ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा है, ये देखिए शॉर्ट स्टोरी है। व्हाट वर शंकुज प्रॉब्लम, शंकु की क्या समस्या थी। व्हाट वाज हिज प्लान टू सॉल्व देम, उन्हें हल करने की उसकी क्या योजना थी। वाज ही हैप्पी टू एक्सिक्यूट देम, एक्सिक्यूट मतलब क्रियान्वित करना, क्या हुआ उन्हें क्रियान्वित करने के लिए खुश था। तो मतलब क्या, इसको आप बताना है कि शंकु की क्या समस्याएं थी। तो समस्या यही थी वो कर्ज में डूबा हुआ था। थोड़ा हिंदी में जान लो, बाकी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वीडियो में, क्लियर, या नोट्स में। शंकु की समस्या यही थी कि वो बहुत कर्ज में डूबा हुआ था और पैसे की उसके पास क्या थी, बहुत प्रॉब्लम थी, क्लियर। और क्या योजना थी, योजना यही थी कि मतलब वो घड़ी चुराने की योजना बनाया था उसको सॉल्व करने के लिए, सोने की घड़ी, फैक्ट्री इंजीनियर की। और वाज ही हैप्पी टू एक्सिक्यूट, क्या हुआ इसके करने के लिए खुश था, खुश तो नहीं था वो, क्योंकि चुराने के बाद उसकी आत्मा उसको धिक्कारने लगी, घड़ी को ले जाके क्या किया था, रख दिया था उसी स्थान पर, ठीक है, क्योंकि आदती चोर नहीं था, ठीक। ये सब इसके आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला है, बी है हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ रिवेंज फ्रॉम हिज एनिमी। ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी अपने दुश्मन से बदला लेने के भय से कैसे छुटकारा पाया, क्लियर। तो ज्योतिषी कैसे छुटकारा पाया था, तो उसको ज्योतिषी बता दिया था कि मतलब जब उसके पास गया था कि तुम दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा मत करना, इससे तुम्हारे जान को खतरा है। 200 मील की दूर पे हो रहा था, तो जबकि उसके जान को खतरा था तो वो बता दिया ठीक है मैं यात्रा नहीं करूंगा। इस तरह से वो अपने भय से क्या पा गया, छुटकारा पा गया। ये सब क्वेश्चन आंसर अपलोड है वीडियो में, आप देख लीजिए, चैनल पे सर्च करके शॉर्ट स्टोरी के नाम से क्वेश्चन आंसर। अगला सी वाला है, इफ़ एवर देयर वाज ए गॉडेस, कि यदि कभी वहाँ पर कोई देवी थी, सीज वन हो तो वही है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टोरी, ए स्पेशल एक्सपीरियंस, कहानी से इसको न्यायोचित ठहराए। तो ये आपके सिलेबस में नहीं, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए, अनायास परेशान ना होइए। 30% जो घटाया गया उसमें से ही है, क्लियर। लास्ट पार्ट शॉर्ट स्टोरी का आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए, मतलब इसको नहीं पढ़ना है, परेशान ना हो, इसलिए आपको समझा दिया जा रहा है, नहीं तो अनायास आप कन्फ्यूजन में रहोगे, क्लियर। ये कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए इसमें एक ही एक्सप्लेनेशन आपको करना है, 3 दिया है। तो आप इतना जानिए कौन सा पार्ट से लिया गया है पोएम से, कौन इसके राइटर हैं, ताकि आपको परीक्षा में सोचने के लिए दिक्कत ना हो। क्योंकि इतना गलत, अगर कवि का नाम और कविता का नाम गलत लिखे तो आपका नंबर वहीं से गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। इसलिए आप इसको जानते रहोगे तो बना के लिख सकते हो। बाकी तो सारे अब पार्ट जो है अपलोडेड हैं। हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावनाएं उसका मालिक नहीं होती हैं। तो ये मतलब कहाँ से लिया गया, ये सीधे सीधे कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, हाँ, सर हेनरी वाटन इसके राइटर हैं, मतलब पोएट हैं। तो दूसरा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अब जो है आपके सिलेबस में नहीं है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ये काट दिया गया सिलेबस में ना, इस वर्ष घटा दिया गया है। आप इसके लिए परेशान ना हो, मत पढ़ो इसको। द क्लाउड पुट्स फोर्थ, हाँ, तो ये जो है सॉन्ग ऑफ द फ्री सिलेबस में है। तो ये सॉन्ग ऑफ द फ्री से लिया गया है, इसके कवि जो है स्वामी विवेकानंद है। तो चलिए इस पर चर्चा आप लोग से पूछा जा रहा है, तो आप बताते रहिए, इससे क्लियर हो जाए कि हाँ आप लोग भी तैयार किए हो, नहीं तो आए तो बताएंगे।
तो चलिए तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन, द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में एलिमेंट आने ब्लाइंडनेस टू ब्यूटी, इनमें से सेंट्रल आइडिया कहा गया है। आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए अगला है हाँ, तो सेंट्रल आइडिया में आपको क्या करना पड़ेगा कि कैसी कविता है, कौन लिखा है, ये आपको बताना पड़ता है। उसके बाद केंद्रीय भाव, उसमें मेन टॉपिक बताना पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो चैनल पे आप इसको देख सकते हैं, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में सब सेंट्रल आइडिया। अब देखिए या फिर नोट्स में से पढ़ लीजिए। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपको पहचानना है, ये भी जान लीजिए। सॉरी, आइडेंटिफाई नहीं करना है, डिफिनीशन देना है। तो डिफिनीशन, राइट द डिफिनीशन माने परिभाषा लिखो। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग किसी 3 फिगर ऑफ स्पीच में से एक की क्या करो आप, परिभाषा लिखो। तो पहला है अनुमेटोपिया, ये ध्वनि सूचक अलंकार है, सिमली उपमा अलंकार है, मेटाफर है। ठीक है, तो कोई भी एक की आपको क्या करना है, परिभाषा लिखना विथ 2 एग्जाम्पल्स। ध्यान देना, 2 एग्जाम्पल भी लिखना है। परिभाषा पे 2 नंबर आपको मिलेगा, 2 एग्जाम्पल लिख दोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये आपको लिखाया गया है, बाकी वीडियो भी इसकी अपलोड है, आप देख सकते हो। क्लियर। अब आ जाइए सेक्शन बी, ग्रामर पर चर्चा करते हैं। क्लियर, ये तो सेक्शन ए था 50 नंबर का, 50 नंबर का ही ग्रामर भी आता है। तो अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है, आप लोग इसमें जो हल किए हो मिला लो, नहीं कर पाए हो जो उसको लिख लो तुरंत। तो मैं बोल रहा हूँ आराम से। पहला देखे, द वुल्फ सेड टू द लैम्प, भेड़िए ने लैम्प से कहा, मतलब मेमना से कहा। क्या कहा, वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, तुम गंदा पानी क्यों कर रहे हो, पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। तो अब देखिए यहाँ क्या है, सेड टू का आपको क्या करना है, आस्ट कर देना है। पहली बात तो द वुल्फ जो है आस्ट द लैम्प, क्योंकि क्वेश्चन वाला प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य। द वुल्फ आस्ट द लैम्प, ठीक है, भेड़िए ने लैम्प से पूछा। अब उसके बाद वाई को आप कंजक्शन भी बना दो, वाई। अब उसके बाद देखिए वाई कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा जाता है। तो यू को आप क्या करोगे, लैम्प के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा ही, वाई ही। आर का जो है पास्ट कंटिन्यूस बदलोगे तो वाज हो जाएगा, वाई ही वाज मेकिंग द वाटर डर्टी। डर्टी तक लिखने के बाद आप फुल स्टॉप लगाओ, ये प्रश्नवाचक हटा दो, इन्वर्टर कामा भी हटा दो। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए दूसरा बताते हैं, द वुल्फ सेड। ठीक है, अब यहाँ सेड के बाद जो है देखिए यू आया है तो आपको एक ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या है, वुल्फ जो है लैम्प से ही कह रहा है, वही बात है। क्लियर, द वुल्फ आस्क्ड। आप यहाँ सेड को पहले नहीं, सॉरी आस्क मत करो, आप इसको टोल्ड करो, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मानोगे तो सेड का टोल्ड हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी सेड कर सकते हो, तब आप वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं मानते हो तब। तो यहाँ आप वुल्फ टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड। अब यहाँ आप हिम कर दो चाहे लैम्प कर दो, जब आपको पता है लैम्प से टॉकिंग हो रही है वुल्फ की, तो दो ऊपर का वाक्य देखिए हिंट दे दिया है, आप लैम्प ही मान लो। जब इंडिकेट रहे कि हाँ किससे बात करा तो वही मानो, नहीं तो आप हिम मान लेते। क्लियर, हिम भी मानोगे तो कोष्टक में लैम्प आपको लिख दो। क्लियर, या नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। तो आप ज़्यादा बेटर है कि द वुल्फ, ठीक है, टोल्ड लैम्प, या हिम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब कोष्टक में लैम्प कर सकते हो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। द वुल्फ टोल्ड लैम्प, ठीक है, दैट कर दो। ठीक है, उसके बाद यू का लैम्प के अनुसार क्या कर दोगे आप, ही कर दोगे। अब हैव का क्या कर दोगे, हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट। दैट ही हैड बिकम वेरी टाकटिव, इतना कर दोगे कि भेड़िए ने लैम्प को बताया कि वो बहुत टाकटिव माने बातूनी हो गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ आगे वाक्य जो है, एक वाक्य और इसमें है, बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू, शांत रहो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इसमें क्या है, चेतावनी उसको दिया जा रहा है, तो ज़्यादा बेटर यही पड़ेगा वार्न कर दो। क्लियर, तो इसलिए आप कर दो कि एंड वार्नड हिम, ऐसे डायरेक्ट जोड़ दो, या नया सेंटेंस भी कर सकते हो, ही देन वार्नड हिम, वह तब उसे चेतावनी दिया। नया सेंटेंस भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, 2 ही वाक्य है तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड वार्नड हिम, और उसे क्या किया, WARNED, और उसे चेतावनी दिया। क्लियर, हम दूसरे से यही कहेंगे कि मतलब भेड़िए ने जो है लैम्प से को बताया कि वह बहुत टाकटिव हो गया है और उसे चेतावनी दिया। क्लियर, और उसे चेतावनी दिया, एंड वार्नड हिम। ठीक है, अब उसके बाद जो है टू बी साइलेंट, टू से जोड़ दो, क्योंकि ये बी साइलेंट आपका इंपरेटिव सेंटेंस, तो यहाँ कंजक्शन टू लग जाएगा। एंड वार्नड हिम टू बी साइलेंट, और उसे शांत रहने के लिए चेतावनी दिया। ठीक है, अदरवाइज का तो नहीं तो उसको वैसे ही जोड़ दो, भी कंजक्शन ही अपने आप में। ही, आई का क्या कर दो, ही कर दो, आई की जगह क्या कर दोगे, ही। अब बिल का क्या कर दोगे, वुड कर दोगे, ही वुड ईट। अब यू का क्या कर दोगे, हिम कर दोगे। तो पूरा फिर हम पढ़ते रहे हैं, द वुल्फ टोल्ड लैम्ब, या टोल्ड हिम भी कर सकते हो, दैट ही हैड बिकम वेरी टाकटिव एंड वार्नड हिम कर दो, या नया सेंटेंस बना सकते हो, ही देन वार्नड हिम, वो भी सही है। क्लियर,
जैसे भी बनाओ, टू बी साइलेंट कर दो, टू से जोड़ दो, टू बी साइलेंट, अदरवाइज ही वुड ईट हिम। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले का ही हम दूसरा देखते हैं। हाँ, एक बात यह भी जान लीजिए, इसके पहले वाले में जो दो वाक्य हम आपको बताए हैं, परीक्षा में आपको दोनों नहीं हल करना है, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोनों में से कोई एक आएगा। क्लियर? तो देखिए कहाँ गया, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, निम्नलिखित में से किसी एक को चेंज करो इनडायरेक्ट में। यानी दो दिया है, दो में से एक आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में अच्छे से आए वही करो। क्लियर? तो एक आपको छोड़ना ही था। ठीक, अब यहाँ अंसाल हल करा रहे हैं तो दोनों बता दे रहे हैं। ठीक, परीक्षा में आपको एक ही करना है, जो आपको एकदम कंफर्म रहो, विश्वास रहो, हाँ हमारे ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं होगी, वही करो। क्लियर? जो सरल लगे। तो चलिए दूसरा भी उसी तरह का है। दूसरे में भी देखिए ऑप्शन दिया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित में से किसी एक को कंबाइन माने मिलाओ, जोड़ो, यानी कि एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट, जैसा कि ब्रैकेट में डायरेक्टेड माने निर्देश दिया गया है। तो इसमें भी आपको दो दिया गया, दो में से एक जो आपको अच्छे से आ रहा है वही करना होगा। फिलहाल आंसर हम दोनों का बता रहे हैं। देखिए इट इज़ नॉट नोन, इट इज़ नॉट नोन माने मालूम नहीं है, व्हेन ही विल अराइव, वह कब आएगा, जब वह आएगा मालूम नहीं है। तो व्हेन ही विल अराइव, जब वह आएगा, मतलब मालूम नहीं है जब वो आएगा। कहने का मतलब इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस के लिए आपको सिंथेसिस में पढ़ाया गया है उसके नियम कानून। ठीक है, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं एक बार सुन लो। सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब केवल एक होनी चाहिए। क्लियर? अन्य वर्ब को आप पार्टिसिपल, जीरेंड, इन्फिनिटिव या नाउन इनमें किसी में बदल सकते हो। क्लियर? तो लेकिन वर्ब मुख्य क्रिया केवल एक होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब जिसको कहते हैं, और सब्जेक्ट भी एक होना चाहिए। तो इसलिए आप ऐसा ही बनाओ, अन्य वर्ब को आप हटा दो। आप सिंपल सेंटेंस में क्या, आप देखिए इट इज़ नॉट नोन, नहीं पता है वह कब आएगा, तो आप इसको ऐसे बना दो, उसके आने का पता नहीं है, उसके आगमन का पता नहीं है। अराइव मीन्स आना या आगमन। तो आप कह दो, इसको ऐसे कर दो, इट आपका सब्जेक्ट है। क्लियर? यह नहीं पता, यह नहीं पता मतलब क्या, उसके आगमन का पता नहीं है। तो आप इट की जगह दूसरा सब्जेक्ट बना दो। व्हेन ही विल अराइव में से ही का हिज कर दो, हिज कर दो, अराइव का अराइवल कर दो, उसको नाउन बना दो। हिज अराइवल इज नॉट नोन, आपका पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। ठीक है, हिज अराइवल इज नॉट नोन, उसके आगमन का पता नहीं है, मतलब वह आएगा, उसका आगमन होगा, जब उसका आगमन होगा पता नहीं, कहने मतलब उसके आगमन का पता नहीं है। हिज अराइवल इज नॉट नोन, इट की जगह आपको ही का हिज कर देना है, अराइव का अराइवल करना है, क्योंकि आपको वर्ब को नाउन में बदल देना है, उसकी पूरी आपको छूट है सिंपल सेंटेंस बनाने में। तो हिज अराइवल इज नॉट नोन, हिज दिन पहले जोड़ दिया करो, वही तब उसका अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता था। तो इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए जो कंजक्शन बनाए हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, तो उसके जो कंजक्शन होते हैं वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लास, एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। नाउन क्लास जो रहता है वो का से उसका कंजक्शन शुरू होता है हिंदी में। ठीक है, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, दैट, इफ या वेदर, WH, फैमिली, सब इसमें आते हैं। और वही कंजक्शन जैसे शुरू होता है उसकी हिंदी तो एडजेक्टिव क्लास होता है, नहीं तो क्या होता है, एडवर्ब होता है, टाइम, प्लेस, रीजन, कंपेरिजन, ये सब बताता है। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम बता रहे हैं हिंदी के हिसाब से, वह कठिन परिश्रम किया, वह पास होना चाहता था। तो इसको जोड़ के कहना है। अब यहाँ आपको एक मेन वर्ब और एक सब्जेक्ट नहीं, अब इसको आप डिटेल में कहो। कॉम्प्लेक्स माने मिश्रित वाक्य। क्लियर? जितना ज़्यादा डिटेल में कह पाओ कहो, कंजक्शन आपको लगाना है। मेन वर्ब आप 2 लिख सकते हो, सब्जेक्ट 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 जितना मन किया उतना लिखो। तो वह कठिन परिश्रम किया, वह पास होना चाहता था, तो इसका हो जाएगा, हिंदी जोड़ोगे तो वह कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह पास होना चाहता था। क्लियर? कारण है, कठिन परिश्रम करने का कारण क्या है, पास होना चाहता। तो एक तरीका यह है, आपको इसको बिकॉज कर दो, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास। हाँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी किए होंगे आप लोग, ही वर्कड हार्ड सो दैट, इसमें उद्देश्य भी है, इसलिए सो दैट से भी बना सकते हो। तो दोनों हम बता रहे हैं, ही वर्कड हार्ड सो दैट, तब करना पड़ेगा ही, और आपको करना पड़ेगा माइट, तब आपको करना क्या पड़ेगा, माइट, क्योंकि सो दैट के बाद या तो मे लगता है या तो माइट, अगर पास्ट में टेंस है तो माइट लगता है, नहीं तो मे लगता है, उसके बाद तुरंत मेन वर्ब लिखी जाती। तो हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, वह कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो जाए। क्लियर? ऐसे भी हो सके, ताकि वह पास हो सके। दोनों वाक्य सही है, चाहे जैसे आप बनाए हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे सरल है, बिकॉज लगा के जोड़ दो, कुछ नहीं करना है, नहीं तो आप सो दैट लगाओगे तो ही लिखना पड़ेगा, अब मेक अ माइट, तब वांटेड हट जाएगा। क्लियर? क्योंकि उद्देश्य बताने के लिए माइट लगता है, तो यहाँ कारण भी है। ठीक है, उद्देश्य के हिसाब से बना सकते हो, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास, या ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एलिजिबिलिटी दोनों सेंटेंस पूरा करें। अगला देखिए, ही इज टू माइजरली,
तो इस फिलहाल दोनों में से एक ही आपको करना था। नीचे भी देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित में से किसी एक का ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूप परिवर्तन करना। 2 वाक्य यहाँ भी दिए गए हैं, एक ही करना है आपको। फिलहाल आप दोनों जानते रहो ताकि परीक्षा में जो भी आपको सेम टू सेम मिल जाए वही आप ना कर लो, या तो जिस पे आपको विश्वास है। वह जो है देखिए, ही इज टू माइजरली टू स्पेंड एनी मनी, वह इतना मतलब कंजूस है कि वह कोई धन खर्च नहीं कर सकता। टू मतलब उतना जितना नहीं होना चाहिए, नकारात्मक अर्थ। अब देखिए इसको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्लियर। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रिमूव टू वाला नियम लगा दीजिए, तो उसी से आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो पहले आप TOO की जगह कर दीजिए सो, क्या कर देंगे, सो लिख लीजिए, ही सो माइजरली। अगला टू हटा के आप दैट कर दीजिए, क्या कर देंगे, दैट, ही सो माइजरली दैट। उसके बाद आपको दैट के बाद शुरुआत से सब्जेक्ट लिखना पड़ता है ही, फिर उसके बाद प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट कर दो। कैन नॉट सटा के लिखना, इतना ध्यान देना, कैन और नॉट दूर दूर नहीं लिखा जाता है, ग्रामर का नियम है। सारी एक्सॉक्टिव वर्ब यानी सहायक दूर लिखी जाती है नॉट के साथ, लेकिन ये कैन नॉट हमेशा लगा सटा के लिखा जाता है, क्लियर। तो हो जाएगा ही इज सो माइजरली दैट ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी, सब कुछ वही रहेगा। ग्रामर का नियम क्या है, टू हटाने का TOO हटा के सो किया जाता है, फिर छोटा TO यानी कि जो है उसको हटा के दैट लिखा जाता है। वाक्य के सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ही सी इट दे आई वी में से एक लिखना है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट, नहीं तो पास्ट में कुड नॉट, बाकी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्लियर। चलिए दूसरा वाक्य देख लेते हैं, इसमें क्या करना है। दूसरा वाक्य है पैसिव वॉइस में लिखने के लिए आपको कहा गया है कि पैसिव वॉइस बनाओ। देखिए ही में सेंड ही सर्वेंट, वाक्य देखो पहले पढ़ो, ही में सेंड ही सर्वेंट, वह अपने नौकर को भेज सकता है। हम हिंदी साहित्य बता रहे हैं ताकि आप भूलो ना, नहीं तो रटोगे इंग्लिश टू इंग्लिश तो भूल जाओगे, क्योंकि हम अंग्रेज कभी नहीं बन सकते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदी में ही हमारे मन में पहले विचार आएगा, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में जानो। ही में सेंड ही सर्वेंट, वह अपने नौकर को भेज सकता है। इफ़ ही डज नॉट कम, यदि वह नहीं आएगा, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस ऐसे हो जाएगा, ही में सेंड ही सर्वेंट, ही सर्वेंट आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप बना दो सब्जेक्ट, ही सर्वेंट कर दो उसका नौकर, क्लियर। उसके बाद आप कर दो मे के साथ बी लगा दो, क्योंकि मॉडल एग्जाम है तो बी लगता है। ही सर्वेंट में बी सेंट, उसका नौकर भेजा जा सकता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इफ़ से आप जोड़ दो, इफ़ ही डज नॉट कम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि वो एक क्लाज है, उसको वैसे जोड़ दो। हिज सर्वेंट में बी सेंट इफ़ ही डज नॉट कम, यदि वह नहीं आएगा तो उसका नौकर भेजा जा सकता है। पैसिव वॉइस में केवल ऐसे ही कहोगे, बाय हिम लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर, क्योंकि उसका नौकर है तो उसी के द्वारा भेजा जाएगा, दूसरे के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, क्लियर। तो ही सर्वेंट में बी सेंट इफ़ ही डज नॉट कम, तो ये मतलब इफ से जोड़ा गया है, तो इसमें क्या है कि बाय के साथ ये ही का प्रयोग नहीं होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है ऐसे वाक्य में, क्लियर। क्लाज है तो क्लास से आपको जोड़ देना है, ठीक। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ सिंटैक्स के वाक्य दिए गए हैं। तो सिंटैक्स आप देखिए, इसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो इसमें क्या गलती है आप उसको हम बता रहे हैं, आप लोग किए हो तो मिला लो, नहीं तो तत्काल लिख लो। और ठीक है, परीक्षा के लिए तैयारी करते रहो, आप लोग का टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है, इसलिए आप इसको डेली का डेली तैयार करते रहो। संडे टेस्ट आता है यहाँ कोचिंग में। देखते हैं, आई हैव कम एट वाराणसी ए मंथ एगो, मैं 1 महीने पहले वाराणसी, ठीक है, आ चुका हूँ। मैं 1 महीने पहले वाराणसी आ चुका हूँ, क्या आप ऐसे कहोगे, या मैं 1 महीने पहले वाराणसी आया था, तो बीती बात है, सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखा जाएगा, क्लियर। ये इसमें टेंस की गलती है। एक बात यह भी ध्यान दो, नोट कर लो, एगो का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। आप इस बात को नोट कर लिए करो, जो इंपॉर्टेंट रूल बताएं, ठीक है ना। तो एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, बीती बात बता रहा है, बीती बात है तो प्रेजेंट में नहीं लिखा जाएगा, तो इसलिए आप इसको हैव हटा दो, ठीक है, और कम का सेकंड फॉर्म केम कर दो, आई केम, क्लियर। आई केम, अब केम के साथ एट भी नहीं लगेगा, टू लगेगा। आई केम टू वाराणसी ए मंथ एगो, मैं 1 महीने पहले वाराणसी आया, ये हो जाएगा, क्लियर। मैं 1 महीने पहले कहाँ आया, वाराणसी आया। आई केम टू वाराणसी ए मंथ एगो, मैं 1 महीने पहले वाराणसी आया, ठीक है ना। तो चलिए अगला वाक्य देखते हो, ही प्रिवेंटेड मी टू डू सो, वह मुझे ऐसा करने से रोका। प्रिवेंट माने होता है रोकना। अब यहाँ आपको एक नियम फिर आपको मिल जा रहा है, प्रिवेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन में फ्रॉम लगता है और जीरंड लगता है, इन्फिनिटिव नहीं लगता है, ये सब मतलब, ठीक है। अब सिंटैक्स में आपको मिलेगा, फिक्स प्रीपोजिशन की भी वीडियो मैं डाला हूँ, तो उसमें आपको पूरा जितना है आपका चैप्टर उसको मैं पढ़ाया हूँ पूरा, 143 फिक्स प्रीपोजिशन है, किसके साथ क्या लगेगा उसी में बताया गया सिंटैक्स के चैप्टर में, एक्सीलेंट में। तो हो जाएगा ही प्रिवेंटेड मी, मी के बाद आप कर दो फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ हमेशा टू नहीं लगेगा, क्या लगेगा
फ्रॉम लगेगा, और डू का तब क्या हो जाएगा, डूइंग। फ्रॉम के साथ जीरेंड लगता है नाने नहीं आने पर, क्लियर। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, वह मुझे इसे करने से क्या किया, रोका। तो प्रिवेंट के अलावा एक शब्द और बता दे रहे हैं, प्रोहिबिट है, PROHIBIT, उस माने भी रोकना। प्रिवेंट और प्रोहिबिट दोनों के साथ फ्रॉम ही लगेगा, क्लियर, और जीरेंड लगेगा। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, ऐसे होगा। पढ़ने में तो सही लगता है, सिंटैक्स का मतलब यही होता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से कुछ उसमें गलती रहती है। तो ऐसे आपको हल करते करते सारे रूल भी आपको क्या हो जाएंगे, पता हो जाएंगे। गोपाल इज इल फॉर 4 days, गोपाल 4 दिन से बीमार है। तो सीधी सी बात है, गलती क्या है, फार का प्रयोग है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। 4 दिन से समय दे दिया है ना, तो सीधी सी बात है आपको इज हटाना पड़ेगा। इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, हैज। हैज के बाद क्या करना पड़ेगा, बीन। गोपाल हैज बीन इल फॉर 4 days, क्या यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, नहीं हुआ, परफेक्ट टेंस है केवल, क्योंकि जब तक हैज बीन के साथ आईएनजी नहीं आएगा उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं मानेंगे। एक बात यह भी ध्यान दे दो, सिंस और फार का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा परफेक्ट टेंस में भी होता है। ये ना सोचो केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, परफेक्ट टेंस में भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ हुआ है, कैसे हुआ देखो, गोपाल इज माने क्या होता है, होना, बी का इज मतलब बी बेस फॉर्म है, उसका फर्स्ट फॉर्म इज एमआर होता है। अब इसको जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में करोगे तो इज का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा, और हैज आपकी क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। तो गोपाल हैज बीन माने हो चुका है, क्लियर, बीमार हो चुका है। इल माने बीमार, कब से, 4 दिन से बीमार हो चुका है, क्लियर, ये 4 दिन से बीमार है, ठीक। तो हैज बीन लगेगा, क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में लगता है सिंस फार का प्रयोग। आप समझ गए ना, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें इज की गलती थी, इसकी जगह हैज बीन होगा। अगला देखते हैं हम क्या है गलती अगले वाक्य में, ठीक है। तो एक बात ये भी ध्यान देना है, इसमें आपको केवल कितने करना है, परीक्षा में आपको केवल 2 ही करना पड़ेगा, 2 नंबर पाओगे। लेकिन आपको यहाँ हम 6 के 6 बता रहे हैं, क्योंकि इसमें चाहे जो 2 आए आप वही करना है, जिसमें आप श्योर रहना। जानकारी के लिए पूरा पढ़ो, क्योंकि आपको पढ़ने से ही ज्ञान होगा, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे वही आपका सिलेक्शन मतलब परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाएगा। देखिए गोपाल इज हो गया, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द मून। तो गलती कहाँ से निकल कर आ रही है, आर नहीं रहेगा, आर की जगह इज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कारण समझो। द राइज एंड फॉल माने, राइज एंड फॉल माने उत्थान और पतन, उत्थान और पतन। अब यहाँ क्या है, ऑफ द टाइड, टाइड मीन्स लहर, लहर का उत्थान और पतन मतलब उठना और चढ़ना, लहर का उठना और गिरना। इज ड्यू टू द मून, चंद्रमा के कारण है। एक बात ये भी जान लो, यहाँ राइज एंड फॉल ये मतलब एक फ्रेज है, दोनों के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगा है, तो उसको एक वचन ही माना जाता है, क्लियर। राइज एंड फॉल, द हॉर्स एंड कैरीज, राइस एंड कैरी, ऐसे होता है ना, ठीक। तो इसको एक वचन माना जाता है, तो इसलिए इसमें आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, क्लियर। मतलब क्या, उत्थान पतन, उठना गिरना, ठीक है, ऐसे होता है फ्रेज, जैसे द हॉर्स एंड कॉट, क्लियर, ये बुक में आता है। तो इसको आर हटा के इज कर दो। आप तो सोचोगे 2 चीज़ है, चलो आर, लेकिन 2 नहीं, फाल के पहले द इसलिए नहीं लगा। द न्यूज ऑफ द वार आर गुड टूडे, युद्ध की जो समाचार है वो आज सही है। तो गलती कहाँ से निकल कर आ रही है, सीधी सी बात है, न्यूज जो है देखने में बहुवचन लगता है लेकिन है एक वचन, इसलिए आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लग जाएगा, बाकी और गलती नहीं है। अब अगला इंपॉर्टेंट रूल है, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। तो यहाँ व्यक्ति को अपने संपत्ति पर घमंड मतलब सेख ही नहीं बघारना चाहिए, बोस्ट में सेख ही बघारना, बींग हाँकना। तो क्या करना, गलती क्या है, हाँ, हिज हटा के वंस लगा दो, क्योंकि ग्रामर का नियम कह रहा है वन के साथ उसी कैटेगरी का वर्ड यूज करना चाहिए। वन की कैटेगरी का वर्ड वंस होता है अपना अंग्रेजी, ONE वन, वंस, वन सेल्फ, यह सब लिखा जाता है, मतलब उसी कैटेगरी का वर्ड होना चाहिए। ये इनडिफिनिट प्रोनाउन है, तो ये हिज तो ठीक है उस कैटेगरी का नहीं है, तो वन के साथ हिज या हर का प्रयोग नहीं होता है, वंस का होता है, ये आप रूल नोट कर लीजिएगा, क्लियर। वन के साथ ONE लगता है, हिज या हर नहीं। तो आप हिज को हर, हिज हर रहेगा तो आप वंस करना पड़ेगा, ONES। अपना कहीं सोचते हो व्यक्ति को, व्यक्ति वन मिस व्यक्ति होता है लेकिन वंस लगेगा इसके साथ अपना कहेंगे, क्लियर। तो ये सब बारीकी है, जानना चाहिए आपको। अगला देखते हैं, यूज इडियम्स एंड फ्रेज। यूज 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस। निम्नलिखित में से, हाँ ठीक है, 3 इडियम्स एंड फ्रेज का अपने वाक्य में प्रयोग करो, सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, ताकि उनका अर्थ क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, क्लियर। तो चलिए यहाँ 5 इडियम्स एंड फ्रेज आपको दिए जाएंगे परीक्षा में, उसका 3 का अपने वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग करो ताकि उसका अर्थ क्लियर हो जाए, हाँ यही इसका अर्थ निकल रहा है। तो देखते हैं क्या है। पहला है कासल सिंदा एयर। कासल सिंदा एयर माने होता है हवा में महल बनाना, कासल माने होता है महल,
ठीक है, टी साइलेंट है इसमें। और एयर माने होता है हवा। क्लियर। हवा में महल बनाना या हवाई किले बनाना, किताब में ऐसा भी अर्थ आपको मिलता है। क्लियर। तो यानी कि हवा में महल बनाना, हवाले किले बनाना, मतलब इसे ख्याली पुलाव पकाना, इसका दूसरी हिंदी होती है। मतलब कुछ करो ना, केवल इमेजिनरी स्कीम अपना करते रहो, हमारा 90% आ जाएगा, हम जो है टॉप 10 में आ जाएंगे, 30,000 सरकार से प्राप्त कर लेंगे और सरकार पुरस्कार देगी, 5 साल BSc में पाएंगे, और पढ़ो कुछ ना, तो आप कासल सिंधा एयर कर रहे हो। क्लियर। हवा में महल बना रहे हो, फार्म डाल दिए, पढ़े कुछ ना, नौकरी मिल जाए, तो ये सब क्या है, कौशल सिंधे है। क्लियर। तो आपको ये मतलब कल्पना में नहीं जीना है, यथार्थ में जीना है, अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। तो आप इसके ऊपर सेंटेंस बना दोगे कि मोहन डज नथिंग ही ऑलवेज, ठीक है, बिल्ड कौशल सिंधा। यस, मोहन करता कुछ नहीं है, वह हमेशा हवाई के लिए बनाता है। इस तरह से किसी के ऊपर बना सकते हो वाक्य, अपने मन से आप बना सकते, कोई जरूरी नहीं है यही वाक्य बनाओ, कुछ दूसरा भी वाक्य बनाना। क्लियर। तो मतलब किसी का नाम बता दो कि मोहन रवि, कुछ भी बना दो, डज नथिंग कुछ नहीं करता है, ठीक है, ही ओनली बिल्ड कासल्स इन द एयर, वह केवल जो है ही ओनली बिल्ड्स कासल इन द एयर, वह केवल हवा में महल बनाता है। क्लियर। ठीक है। अब देखिए किताब में आपको ऐसे इसके ऊपर सबके ऊपर सेंटेंस है, एक्सीलेंट खोलिएगा, सबके ऊपर मिल जाएगा, टेंशन ना लो। क्लियर। जो नहीं मिलेगा आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हो। देखिए बाकी तो हम इडियम्स एंड फ्रेज के ऊपर 100 इडियम्स एंड फ्रेज आपको अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, 100 इडियम्स एंड फ्रेज इंपॉर्टेंट हैं, उस वाक्य सहित बताए हैं, आप वहाँ से भी इसके सेंटेंस ले सकते हो। क्लियर। उसको भी तैयार कर लो, काफ़ी हेल्प वो भी कर देगा, चैनल के प्लेलिस्ट में है। देखिए एट होम इन, यहाँ क्योंकि हम केवल अर्थ बता दे रहे हैं, वाक्य आप खुद किताब से याद कर लीजिएगा, अपने मन से ये तो बना दीजिएगा, ठीक है ना। एट होम इन माने क्या होता है, दक्ष। एट होम इन माने क्या होता है, दक्ष। जैसे किसी विषय में दक्ष होना है। यहाँ एक बात और आप जानिए, एट होम के साथ इन भरा जाएगा, ये आपका कॉमन एरर में आ सकता है सिंटैक्स में। क्लियर। ही इज एट होम इन आन, ऐसे कुछ दे दिया। क्लियर। तो ही इज एट होम इन इंग्लिश, कुछ भी बता दो, कोई टीचर का बता दो कि, ठीक है, माई इंग्लिश, मतलब कि अनुराग इज एट होम इन मैथमेटिक्स, अनुराग मैथमेटिक्स में क्या है, दक्ष है। क्लियर। किसी का नाम बता दो। क्लियर। किसी सब्जेक्ट का बता दो, ठीक है। तो एट द 11th आवर माने क्या होता है, अंतिम समय में। अंतिम समय में, अंतिम समय में मतलब क्या होता है, जैसे मतलब कहीं जा रहे हो तो कोई अंतिम समय में आपका साथ ना दे, तो उसको कहते हैं एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर मतलब क्या, अंतिम समय में। ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, बता दो कि ही रिफ्यूज टू गो विथ मी इन द फेयर एट द 11th आवर, वह मुझे जो है अंतिम समय में मेरे साथ मेला जाने से क्या कर दिए, मना कर दिया। किसी कोई कहा चलो ठीक है हम भी चलेंगे, जब कहो चलो ठीक है चलते हैं, तो कहा कि हम आज नहीं जाएंगे। तो इस एट द 11th आवर, अंतिम समय में, ही रिफ्यूज टू गो विथ मी एट द 11th आवर, या ठीक है, इन द फेयर करो या ना करो कोई देखिए, ही रिफ्यूज टू गो विथ मी एट द 11th आवर, या ही रिफ्यूज टू गो विथ मी इन द फेयर एट द 11th आवर। मतलब अंतिम समय में मेरे साथ मेला जाने से मना कर दिया, या अंतिम समय में मेरे साथ जाने से मना कर दिया। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। यू आर फ्री। ह्यू एंड क्राई माने क्या होता है, शोरगुल होता है। तो कोई भी सेंटेंस बना दो, मीटिंग इंडेड इन ह्यू एंड क्राई, मीटिंग शोरगुल के साथ क्या हो गए, समाप्त हुई। मीटिंग समाप्त हुई, सब लोग शोरगुल करते हुए निकले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बातें करने लगे। क्लियर। अब दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हो कि, क्लियर, द बॉयज वर मेकिंग ह्यू एंड क्राई, लड़के शोरगुल कर रहे थे। क्लियर। टू एंड फ्रो माने क्या होता है, इधर उधर होता है। इधर उधर मतलब क्या, कोई सेंटेंस बना दो आप, व्हाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो, तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, क्यों टहल रहे हो। क्लियर। तो इस तरह से ये मतलब क्या है, मुहावरे हैं, इसको आप याद भी कर सकते हो ट्रिक से। ठीक है। अब देखिए इस ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको याद करने की, ताकि आप भूलो ना। वैसे तो हम जो वीडियो अपलोड किए उसमें ट्रिक भी बताए हैं। जैसे कासल सिंधा एयर माने हवा में महल बना रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप बताओ, हवा में महल बना रहे हो तो यानी कुछ कर रहे हो, केवल हवा में बात कर रहे हो, यानी कि आप यथार्थ में नहीं जी रहे हो, केवल काल्पनिक योजना बना रहे हो। क्लियर। इस तरह से ट्रिक जानो याद करने की। एट होम इन माने घर, दक्ष होना। कैसे होगा दक्ष होना, एट होम घर, इन माने में घर में आप पढ़ोगे, या घर, इन माने में, या फिर घर, एट माने पर घर पर आप पढ़ोगे, किताब रखे हो, तभी तो आप दक्ष होगे, क्योंकि स्कूल में आप पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, फिर घर आते हो, घर में आते हो स्कूल से, फिर वहाँ पर पढ़ते हो, तब आप दक्ष होते हैं। क्लियर। इसलिए एट होम इन माने दक्ष। एट द 11th आवर माने क्या होता है, अंतिम समय। कैसे होता है, 11वें घंटे के बाद 12वां घंटा आ जाता है, घड़ी की सुई के, और 12वां घंटा अंतिम घंटा होता है, उसके बाद 1 2 3 शुरुआत होता है। क्लियर। इस तरह से एट द 11th आवर की आप ट्रिक आपने आप बना लो, आप ऐसे याद किया जाएगा। ठीक है। अदरवाइज जो भी कठिन लगे हम बताओगे, ट्रिक बता दें। ह्यू एंड क्राई माने शोरगुल होता है, क्यों होता है, ह्यू माने क्या होता है, शोर हो भी करता है, क्राई माने चिल्लाट, कहीं शोर हो रहा है, चिल्लाट हो रहा है, यानी कि शोरगुल हो रहा है। क्लियर। इस तरह से समझो।
टू एंड फ्रो माने क्या होता है, इधर उधर, टू माने तक, कहीं तक गए आप, फ्रो माने उधर से मुड़ गए दूसरी तरफ, मतलब क्या, फ्रो से उधर चले गए, यानी कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, यानी इधर उधर आप क्या डाल रहे हो। इस तरह से आप ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि सबसे कठिन बच्चे बताते हैं मुहावरा याद नहीं होता, तो कैसे नहीं याद होता, आप इसको समझो, ऐसे ट्रिक बनाओ, क्लियर, बिल्कुल नहीं याद होगा, ठीक है, भूलेगा, तो जो नहीं याद रहा बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला, गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का एंटोनिम्स माने विलोम बताओ। आप देखिए क्या होता है डिस्क्लोज, डिस्क्लोज माने क्या होता है, ठीक है, प्रकट करना, जैसे क्लोज माने बंद करना और डिस्क्लोज माने खोल देना या प्रकट करना, जैसे अपने दिल में कोई सीक्रेट लियो उसको अगले आदमी के सामने खोल दो यानी प्रकट कर दो, क्लियर, तो प्रकट करना। तो आप इसको क्या होता है, इसका एंटोनिम्स बताना, एंटोनिम्स माने एंटी प्लस निम, निम माने नाम होता है, एंट माने होता है एंटी, विरोधी, विरोधी नाम, यानी एक नाम के साथ दूसरा विरोधी नाम, इसका हो जाएगा कांसिल, क्या हो जाएगा, कांसिल, CONCEAL, CONCEAL, कांसिल माने होता है छिपाना, मतलब कोई सेक्रेट माने कांसिल क्यों, छिपाए हो, बता नहीं रहे हो, क्लियर। कांसिल के अलावा एक हाइड भी होता है, हाइड माने भी छिपाना होता है, क्लियर। एक्नॉलेज माने क्या होता है, स्वीकार करना, तो एक्नॉलेज माने स्वीकार करना, तो रिफ्यूज माने इनकार करना कर दो, क्लियर, स्वीकार नहीं करेगा तो इनकार करेगा। अब देखिए चीयरफुल, चीयरफुल माने क्या होता है, प्रसन्न, तो अब इसका चीयरफुल माने प्रसन्न कर दो, तो सारोफुल कर दो, दुखी, ठीक है, या सैड कर दो, क्लियर, सैड माने उदास, सारोफुल कर दो या सैड कर दो, सैड माने उदास होता है, प्रसन्न नहीं रहोगे तो उदास रहोगे, या ग्लूमी कर सकते हो, ग्लूमी माने उदासी, हाँ अनहैप्पी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो चीयरफुल का सैड कर दो या सारोफुल कर दो। अगला शब्द है देखिए सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, सिनोनिम्स बताओ आप, तो इसका क्या सिनोनिम्स होगा, हम्बल, हम्बल माने क्या होता है, विनम्र, तो पोलाइट कर दो या मॉडेस्ट कर दो, कुछ भी कर दो, मॉडेस्ट कर दो या पोलाइट कर दो, चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला शब्द है मैड, मैड माने होता है पागल, तो मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट नहीं, हाँ सिनोनिम्स बताना, तो एक शब्द है इनसेन, इनसेन माने होता है पागल, INSANE, INSANE, ध्यान देना, अगर इन हटा दोगे सेन माने बुद्धिमान भी होता है, क्लियर, इनसेन माने जिसके पास बुद्धि ना हो यानी कि पागल, क्लियर, इनसेन, INSANE। अगला शब्द है जीलस, जीलस माने होता है ईर्ष्यालु, तो ईर्ष्यालु का अंग्रेजी इनवाइस, इनवी माने ईर्ष्या करना होता है ना, वाई हटा के IOUS कर दो, ENVIOUS, ENVIOUS, इनवाइस माने ईर्ष्यालु होता है, ठीक है, ध्यान देना, एडजेक्टिव अगर पूछा है तो उसका सिनोनिम्स भी एडजेक्टिव, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, ठीक है ना, ENVIOUS, इनवाइस माने होता है ईर्ष्यालु, ENVIOUS, हेट माने घेड़ा करना, वो नहीं हो पाएगा, घेड़ा करना नहीं है, उसका अर्थ ईर्ष्यालु वाला लेना है, वो अलग चीज़ है, क्लियर, हेट में घेड़ा करोगे पसंद ही नहीं करोगे, लेकिन ईर्ष्यालु में क्या है, पसंद तो कर रहे हो लेकिन ईर्ष्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कमा ले रहा है, कमाई तो आपको पसंद है लेकिन ईर्ष्या है कहीं हमसे आगे न बढ़ जाए। आप भी कर्म करो, ऐसा करना चाहिए, दूसरे को देख के ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कर्म करें, हम भी ऐसा कर्म करें कि हम भी आने वाले समय में अच्छी नौकरी पाएँ, हम भी कमाएं, क्लियर। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो, अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देखिए सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग इडियम एक्सप्रेशंस। एक बात ये भी ध्यान देना, इसके पहले जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बताया इसमें आपको ऑप्शन कुछ नहीं करना है, तीन का तीनों करना पड़ेगा, क्योंकि तभी 3 नंबर आपको मिलेगा, ठीक, इसलिए इसको पूरा आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन में देखिए इसमें भी वन वर्ड सबका करना है, फॉलोइंग एक्सप्रेशन तीनों का करना है, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है कि स्टैंडर्ड वर्ड बताना है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वह व्यक्ति जो चीज़ों को जो है डार्क साइड, डार्क मतलब अंधकार में, हर चीज़ की तरफ उसको अंधकार में दिखाई पड़ता है, अंधकार में मतलब निराशा, क्लियर, हर चीज़ से उसको अंधकार मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, निराशा दिखाई पड़ रहा है, डार्क साइड माने तो निराशा, हर चीज़ों में उसे निराशा दिखाई पड़ता है जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को हम कहते क्या हैं, उसको हम कहते हैं पेसिमिस्ट, क्या कहते हैं, PESSIMIST, पेसिमिस्ट माने होता है निराशावादी, ठीक है, एक्सीलेंट में आपको मिल जाएगा, पढ़ाया गया है, ठीक, PESSIMIST। अगर वही चीज़ एक बार ध्यान देना, डार्क की जगह ब्राइट आ जाएगा, ब्राइट साइड ऑफ थिंग, तब हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, क्लियर, अभी आगे आपको मिलेगा वो भी अगले आंसर पेपर में। देखिए अगला, ठीक, ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड ना राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो लिख सके ना पढ़ सके, उसको हम क्या कहते हैं, हाँ निरक्षर करते हैं, अनपढ़ कहते हैं, उसको कहते हैं इलिटरेट,
स्पेलिंग होगी ILLITERATE, इलिटरेट, ठीक है, ILLITERATE। अब जो हु कैन रीड एंड राइट अगर आ जाएगा तो इल हटा दो, LITERATE हो जाएगा, लिटरेट हो जाएगा। क्लियर? जो इससे रिलेटेड वर्ड है उसको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में कोई भी आ सकता है। ठीक, तो ना तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है तो इलिटरेट। अगर वही करना इधर हटा दो, कैन रीड एंड राइट कर देगा तो लिटरेट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला शब्द है दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जो विश्वास करने में कठिन हो उसको क्या कहते हैं? अविश्वसनीय। तो उसको आप कर दो इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल कह दो। अगर इनक्रेडिबल आप भूल जाओ तो अनबिलीविएबल कह दो। ठीक है, UNVELIEVABLE, इनक्रेडिबल स्टैंडर्ड वर्ड है, या अनबिलीविएबल भी कह सकते हो। क्लियर? INCREDIBLE, क्रेड माने क्योंकि विश्वास होता है, ग्रीक वर्ड से आया। इनक्रेडिबल माने अविश्वसनीय या अनबिलीविएबल। चलिए अब आगे हम देखते हैं जो शब्द दिया गया, द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू बी डिफरेंस इन देयर मीनिंग। अब यहाँ क्या निम्नलिखित शब्दों का अपने भाषा में क्या करना है? प्रयोग करना है ताकि उनका डिफरेंस, अंतर पता चल जाए, यानी कि ये है होमोफोन्स। ठीक है, तो इसका अर्थ का टेम्पोररी, टेम्पोररी माने अस्थाई। क्लियर? तो इसके ऊपर कोई सेंटेंस बना दो। ठीक है, ही इज ए टेम्पोररी टीचर, वह एक अस्थायी टीचर है, मतलब सरकारी नहीं हुआ है वैसे पढ़ा रहा है। क्लियर? तो कोई भी मतलब वाक्य बना सकते हो। ठीक है, टेम्पोरल माने क्या होता है? सांसारिक। क्लियर? तो द किंग हैज टेम्पोरल पावर, राजा के पास सांसारिक शक्ति होती है। सांसारिक का मतलब धरती से संबंधित शक्ति होती है। क्लियर? तो मतलब द किंग हैज टेम्पोरल पावर कर दो। क्लियर? तो अब मर्सी में बताना हिज टेम्पोरल पावर शोज, उसका, ठीक है, उसका सांसारिक शक्ति दिखाता है। तो टेम्पोरल माने होता है सांसारिक, यानी धरती से संबंधित या सांसारिक। क्लियर? तो वर्ल्डली कह सकते हो जिसको। तो द किंग हैज टेम्पोरल पावर, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर? तो आप इसके सेंटेंस आप बुक में भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा सेंटेंस, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, अपने मन से बना सकते हो तो ठीक है। अब आ गया है आपका ट्रांसलेशन। तो चलिए ट्रांसलेशन भी देखते हैं। जुलाई का महीना था, तो इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। इसको आप लोग नोट करते रहिए, जो किए हो मिला लो। इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना था। अत्यधिक गर्मी और घुटन थी। ठीक है, इट वाज एक्सट्रीमली हॉट एंड सफोकेशन। इट वाज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली माने अत्यधिक, आप अनबियरेबल भी कह सकते हो। असहनीय गर्मी या अत्यधिक गर्मी एक ही है। क्लियर? इट वाज एक्सट्रीमली, या जो अनबियरेबल कहे वो भी सही है। क्लियर? EXTREMELY, एक्सट्रीमली माने अत्यधिक होता है, हॉट माने गर्मी, एंड सफोकेशन माने होता है घुटन। स्पेलिंग लिख लो SUFFOCATION। ठीक है, SUFFOCATION, सफोकेशन। ठीक है, अब उसके बाद मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल, या सेट आउट टू स्कूल, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल कर दो, या आई सेट आउट टू स्कूल। सेट आउट मतलब होता है चल पड़ना, फ्रेजल वर्ब है, नहीं तो आप स्टार्टेड कर दो। क्लियर? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। यह अगला है आकाश में बादल छा गए। ठीक है, तो अचानक आकाश में बादल छा गए। ठीक है, तो अचानक क्या लिख लो, तो ऑल ऑफ ए सडन कर दो या सडनली कर दो। क्लियर? सडनली या ऑल ऑफ ए सडन। ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन, फिर करोगे तो कामा कर दो, नहीं तो सडनली भी कर सकते हो। आकाश में बादल छा गए, तो पहले बादल का अंग्रेजी लिख दो द क्लाउड्स। ठीक है, द क्लाउड्स, छा गए मतलब घेर लिए। हाँ, द क्लाउड जो है छा गए मतलब सराउंडेड कर दो, घेर लिए। क्लियर? इन द स्काई। ठीक है, द क्लाउड सराउंडेड इन द स्काई। उसके बाद जो है, तो सराउंडेड भी कर सकते, शब्द हावर्ड भी है, SOVERD, हावर्ड भी कर सकते, हावर्ड माने भी छा जाना। ठीक है, ठीक है। अगला है शीतल हवा बहने लगी। द क्लाउड सराउंडेड इन द स्काई, मतलब बादल आकाश में चारों ओर से घेर लिए, मतलब वही हो गया, छा गया, चल जाएगा, बेटर वर्ड है। द क्लाउड सराउंडेड इन द स्काई। अब शीतल हवा बहने लगे। शीतल हवा की अंग्रेजी एक शब्द होता है ब्रीज, BREEZ। ब्रीज माने होता है शीतल हवा, मंद हवा। ठीक है, शीतल सुगंधित हवा। क्लियर? उसमें आपके आया था LG रिटेन इन ए कंटेंचर चार्ट में, अब वो सिलेबस में नहीं है। BREEZE, ब्रीज माने होता है शीतल हवा या मंद हवा,
धीमी, ठीक है, ठंडी हवा उसको कहते हैं BREEZ, ठीक है, या तो ठीक है कोल्ड कूल एयर भी कह सकते हो, फिलहाल ब्रीज स्पेशल वर्ड है। तो बिगन टू ब्लो, द ब्रीज बिगन टू ब्लो, बिगन टू माने लगा, लगे लगे के लिए बिगन लगता है, BLOW को। सूरज घने बादलों में छिप गया, द सन, छिप गया का लिख दो हिड, HID, हाइड माने छिपना, सेकंड फॉर्म हिड, या कंसील्ड भी कर सकते हो, क्लियर। द सन हिड इन डेंस क्लाउड्स, DENS, डेंस माने होता है घना, क्लाउड्स माने क्या होता है बादलों, इन डेंस क्लाउड्स। बादल गरजे, द क्लाउड, गरजे का अंग्रेजी लिख दो रोड, ROARED, ठीक है, रोड माने गरजना, वैसे आप ठीक है थंडर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि बादल के गरजने के लिए थंडर्ड भी लगता है, क्लियर, ठीक है। द क्लाउड रोड का दो या इट थंडर्ड का दो, तब भी बादल गरजे हो गया, क्लियर, क्योंकि उसके लिए इट भी लगता है तब, ठीक है, इट थंडर्ड भी लग सकता है, ठीक है। द क्लाउड रोड या इट थंडर्ड। और बिजली चमकने लगी, एंड हाँ बिजली चमकने लगी, तो बिजली का मतलब कहता है इट बिगेन टू लाइटन, लाइट माने क्या होता है लाइटनिंग होता है, लाइटन माने बिजली का चमकना, लाइटन ही का दो, इट बिगेन टू लाइटन, क्लियर, लाइटन माने होता है बिजली का चमकना, ठीक। तो बिगेन टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, ठीक है, इट बिगेन टू लाइटन, ठीक है, बिजली चमकने लगी, इट बिगेन टू लाइटन, लाइटन माने बिजली चमक, लाइटनिंग भी होता है उसके जीरंड होता है, ठीक है, लाइटनिंग भी लिख सकते हो। अगला, झमाझम पानी बरसने लगा, ठीक है, तो फिर लिख दो इट बिगेन टू ड्रिजलिंग, ड्रिजल माने होता है झमाझम पानी बरसने लगा, ठीक है, या इट बिगेन टू रेन ड्रिजली कर सकते हो, क्लियर, इट बिगेन टू रेन ड्रिजली, रेन माने बरसना होता है, इट बिगेन टू रेन, DRIZZLY, ड्रिजली माने होता है झमाझम, और ड्रिजल माने होता है झमाझम पानी बरसना, क्लियर। इट बिगेन टू रेन ड्रिजली, DRIZZLY। सड़कों पर पानी ही पानी था, ठीक है, इसकी अंग्रेजी होगी देयर वाज सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा, ठीक है, तो दिखाई पड़ने लगे मतलब पानी ही पानी था। देयर वाज नथिंग बट वाटर, तो नथिंग बट का यूज लग जाएगा, नथिंग बट के साथ नाउन लगा दो तो पानी ही पानी, लड़के ही लड़के, ऐसे कुछ हो जाते हैं, रिपीटेशन हो जाता है। देयर वाज नथिंग बट वाटर, मतलब पानी के सिवाय कुछ नहीं था, नथिंग बट माने सिवाय भी होता है, कहने मतलब पानी ही पानी था। देयर वाज नथिंग बट वाटर ऑन द रोड्स, क्लियर, ऑन द रोड्स, ठीक है ना, देयर वाज नथिंग बट वाटर ऑन द रोड्स, क्लियर। तो सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा, मतलब पानी ही पानी था, बात एक ही हुआ, मतलब देयर वाज नथिंग बट वाटर ऑन द रोड्स, या फिर और डिटेल लिखना चाहो, देयर कुड बी सीन नथिंग बट वाटर ऑन द रोड्स, ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर, बात एक ही हुआ। छोटे बच्चे बरसात का आनंद ले रहे थे, छोटे बच्चे का मतलब द यंग चिल्ड्रन का दो, या स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक, स्मॉल चिल्ड्रन। वर टेकिंग प्लीजर आनंद ले रहे थे, या जॉय भी कर सकते हो, वर टेकिंग प्लीजर ऑफ द रेन, बरसात का आनंद ले रहे थे। तो 1 घंटे बाद, तो द स्मॉल चिल्ड्रन वर टेकिंग प्लीजर, PLEASURE ऑफ द रेन। 1 घंटे बाद लिख लो आफ्टर एन आवर, बारिश रुकी, तो द रेन स्टॉप्ड, आफ्टर एन आवर द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुकी। मैं पूरी तरह भीग गया था, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, फिर कामा कर दो, द रेन स्टॉप्ड, बारिश स्टॉप मतलब रुकी है, STOPPED। मैं पूरी तरह भीग गया था, आई देखिए गाट वेट कर दो या ड्रेंच्ड कर दो, एक ही शब्द करना चाहिए, DRENCHED, ड्रेंच्ड माने भीग गया था, या तो गाट वेट भी होता भीग जाना, क्लियर। आई ड्रेंच्ड, DRENCHED, या गाट वेट, क्लियर, कंप्लीटली। जब मैं स्कूल पहुंचा तो हो जाएगा व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, तो पता चला कि प्रधानाचार्य महोदय ने वर्षा दिवस की घोषणा कर दी, तो पता चला, तो व्हेन आई रीच्ड स्कूल, तो पता चला मतलब तो के लिए काम लगा दो,
आई न्यू, तब मुझे जानकारी, न्यू से जानकारी होना, पता चलना, ठीक है। आई न्यू कर दो या आई केम टू नो, मुझे जानकारी हुई, या न्यू डायरेक्ट भी कर दो, क्लियर। या आई वाज फाउंड आउट, मुझे पता चला, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। आई न्यू, तब मुझे पता चला या मैं जाना, ठीक है। आई न्यू कर दो या, ठीक है, आई वाज फाउंड आउट, आई वाज फाउंड आउट, मुझे पता चला। दैट की क्या करेंगे, दैट लगा दो। प्रधानाचार्य महोदय ने वर्षा दिवस की घोषणा कर दी थी। द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य महोदय कहेंगे द प्रिंसिपल, या द हेड टीचर भी कर सकते हो आप, क्लियर। वर्षा दिवस की घोषणा कर दी थी। डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड मैंने घोषणा कर दी, DECLARED, डिक्लेयर्ड द रेनी डे, डिक्लेयर्ड द रेनी डे। तो ये आपका जो है इस तरह से ट्रांसलेशन था। आगे देखिए निबंध दिया गया है, निबंध 5 दिया गया है। तो आपको जो है आप इन सारे निबंधों से कोई मतलब नहीं रखना है, 5 निबंध वही लिखना है जो आपको सिलेबस में बताया गया है। आपको पॉपुलेशन पे लिखना, याद करना है, पॉल्यूशन पे याद करना है, और एजुकेशन पे याद करना है, हेल्थ पे याद करना है, क्लियर बस, और ट्रैफिक रूल्स पे याद करना है। यही 5 निबंध बताया गया है जो कि आपको कोचिंग में पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके कुछ नियम अपलोड हैं वीडियो, और बाकी और वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद जो है आपका अनसीन पैसेज है। आपको अनसीन पैसेज जो है आज नहीं बताएंगे, अगले दिन बताएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले पार्ट में इसका हम अनसीन पैसेज बता देंगे, क्योंकि आज टाइम ओवर हो गया है, वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी। उसमें हम आपको कल आपको इसको करके लाएंगे अनसीन पैसेज पूरा, इसको हम बता के हल कराएंगे और कराने का तरीका भी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।